नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा छायावाद। यानी आज की कक्षा में हम छायावाद की प्रमुख रचनाएं और उनके जो प्रमुख रचनाकार हैं तथा छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 से लेकर के 1936। और मित्रों, कुछ विद्वानों ने छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर के 1938 भी मानी है। अगला प्रश्न, छायावाद का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? छायावाद का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद जी की रचना झरना से। और मित्रों, याद रखिएगा कि झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था और इस झरना से ही छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक आलोचनात्मक निबंध किसने प्रकाशित किया? कि 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक आलोचनात्मक जो निबंध लिखा वो किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रभाषा शैली। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? मित्रों, ये स्थल लिख गया तो आप इसे स्थूल पढ़िएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है और ये प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। मित्रों, याद रखिएगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? यानी सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी ने माना है। अगला प्रश्न, छायावाद के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण ने प्रकृति सौंदर्य में ही सूक्ष्मता नहीं दिखाई देती, बल्कि मानव सौंदर्य में भी स्थूल शारीरिकता की जगह स्वस्थ, मांसल तथा भावात्मक सुषमा की प्रतिष्ठा की है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला प्रश्न, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की स्थापना होती है। यह कथन किसका है? कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की स्थापना होती है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला प्रश्न, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगी है तब इसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है?
कि जयशंकर प्रसाद ने जो ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी और फिर बाद में उन कविताओं का संग्रह उन्होंने किस नाम से प्रकाशित करवाया, तो इसका सही उत्तर होगा चित्राधार। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। तो दोनों बातें याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित कविताएं चित्राधार के नाम से, किस नाम से उन्होंने लिखी, तो कलाधर उपनाम से। अगला प्रश्न, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? कि छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है, तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव की भूमिका को। और मित्रों याद रखिएगा कि जो पल्लव है, पल्लव की रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि पल्लव को प्रकृति की यानी प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा जाता है, तो पल्लव को। और मित्रों याद रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है अपना, छायावाद का रुद्र या छायावाद का शिव या छायावाद का महेश किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और अगला जो प्रश्न है वो छायावाद की शक्ति किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, किस कवि को छायावाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्यांदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है? कि छायावाद का वह कवि कौन सा है जिसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को। और इसका प्रकाशन 1800 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी की रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी में। और आप याद रखिएगा कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिनमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, तो चिंता, और अंतिम सर्ग की बात करें तो आनंद। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? मित्रों आप ये वाला प्रश्न भी अच्छे से याद रखिएगा कि छायावाद के प्रमुख कवि, इनका जीवन काल मैंने लिखा है। तो अगर क्रमानुसार भी पूछ लिया जाए तो भी आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख कवियों की बात करें तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 से 1937 तक इनका जीवन काल रहा। यानी 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी को हुआ, 1970 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले कवि की बात करें तो रामधारी सिंह,
दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और 1974 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ और 1948 में ये यानी 1948 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगले कवि की बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन और इनका जन्म 1897 ईस्वी को हुआ और 1960 में ये शांत हो गए। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी और माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो 1889 को इनका जन्म हुआ और 1968 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न, रेणुका, हुंकार और रसवंती रचनाओं के रचयिता कौन हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और मित्रों याद रखिएगा कि दिनकर जी की प्रमुख अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करें तो कुरुक्षेत्र, जिनका प्रकाशन 1946 में हुआ। इसके बाद सामधेनी, इसका प्रकाशन 1947 में हुआ। इसके बाद की जो रचना है रश्मि रथी, जो 1952 में प्रकाशित रचना है। और अगली जो रचना है नील कुसुम, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। इसके बाद लोकायतन, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। और मित्रों उर्वशी की बात करें तो इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। और मित्रों ये रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न, त्रिधारा और झांसी की रानी रचनाएं किसकी है? त्रिधारा और झांसी की रानी रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में बात करें तो उर्वशी, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ। और शोकोच्छ्वास, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ। इसके बाद अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इन्होंने नाटक भी लिखे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास प्रमुख है, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। और इनकी जो और रचनाएं जैसे आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा चिदम्बरा। और मित्रों 1959 ईस्वी में चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और मित्रों कला और बूढ़ा चांद, जो 1959 में प्रकाशित हुई, के लिए पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब व किस रचना पर मिला, तो कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब बात करें सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाओं की, तो इनकी अन्य रचनाओं में उच्छ्वास, जो 1920 में प्रकाशित है। इसके बाद ग्रंथि, जो 1920 में प्रकाशित हुई। इसके बाद की बात करें तो वीणा, जो 1927 में प्रकाशित है। और मित्रों पल्लव की बात करें तो 1928 में ये रचना प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी अगली रचना की बात करें तो गुंजन, जो 1932 में प्रकाशित है। और मित्रों युगांत की बात करें तो 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। युगवाणी की बात करें तो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ग्राम्य की बात करें तो 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली। मित्रों ये काली हो गया है, तो जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द निराला के लिए प्रयुक्त होता है। आप इसे याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है या फिर 4-4, 5-5 पंक्तियां देकर के आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो इनमें पूछा जा सकता है कि जैसे जय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई। और दूसरा बिंदु आपसे हो सकता है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द निराला के लिए प्रयुक्त हुआ। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी संसार साहित्य यानी हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति। और मित्रों याद रखिएगा कि सरोज स्मृति ये निराला द्वारा रचित है। आपको बता दें कि निराला के पारिवारिक जो जीवन है ये इसका संघर्षमय जीवन रहा, जिसमें इनकी पत्नी मनोहरा देवी, पहले इनके परिवार के सदस्य एक एक करके खत्म होते रहे। शादी के बाद इनकी पत्नी मनोहरा देवी एक पुत्री को जन्म दे करके वो भी संसार से विदा हो गई। और इस संसार में उनकी एकमात्र सहारा उनकी पुत्री, जो उनकी शादी के कुछ साल बाद में ही खत्म हो गई, और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। और उन्हीं की याद में इन्होंने एक शोक गीत लिखा जो सरोज स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करें निराला जी की अन्य रचनाएं, तो सबसे पहले बात करें अनामिका, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। इसके बाद उन्होंने लिखा परिमल जो 1930 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों राम की शक्ति पूजा जो 1936 में प्रकाशित है। और कुकुरमुत्ता की बात करें तो कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित रचना है। इसके बाद उन्होंने नए पत्ते 1946 में लिखा और गीत गुंज जो 1958 में है। तो मित्रों आपसे इन रचनाओं का आप क्रम भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्रमानुसार प्रकाशित रचनाओं का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कानन कुसुम। और मित्रों जय प्रसाद जी का आंसू काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। अगर आपसे यह प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का जो आंसू काव्य है ये स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उसे छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। और मित्रों कामायनी की रचना 1928 से लेकर 1935 तक की गई, यानी 7 वर्ष का समय इसमें लगा। अगला प्रश्न, कामायनी एक फैंटेसी है ऐसा किसने कहा? कामायनी एक फैंटेसी है ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। यानी कामायनी को फैंटेसी काव्य किसने कहा? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। और मित्रों कामायनी से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, यह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद कामायनी एक नए युग का काव्य है, यह किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। और कामायनी एक असफल कृति है ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रनाथ मदान ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक को। और मित्रों श्रीधर पाठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना को, यानी गोल्ड स्मिथ की जो रचना है दी हर्मिट का हिंदी अनुवाद करके उन्होंने एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया है। यानी श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति द हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया है। तो डेजर्ट विलेज की बात करें तो डेजर्ट विलेज का उन्होंने उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद किया है। अगला प्रश्न, जीवन ही दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति निराला की किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कि हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और मित्रों अब बात करें माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी
दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की है और हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। कब मिला, तो 1955 में। किस रचना के लिए, तो हिम तरंगिणी के लिए। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा यामा के लिए। और मित्रों, यामा का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि यामा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों, तो यह काव्य यानी यामा काव्य में निराला की आरंभिक 4 रचनाओं, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के 185 गीत संकलित है। तो शायद आपसे गीतों की संख्या पूछे या न पूछे, लेकिन ये चारों रचनाएं आपसे जरूर पूछी जा सकती है कि यामा में निराला की कौन कौन सी आरंभिक रचनाएं शामिल है। तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद और उनके काव्यों के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। यानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध और हृदय तत्व की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। और अगले बिंदु की बात करें तो पेशोला की प्रतिध्वनि में कवि ने मुक्त छंद में ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवधारणा व्यक्त की है। क्योंकि ये दोनों बिंदु मैंने आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उठाए हैं। अगला प्रश्न, निराला हिंदी साहित्य में नहीं मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। यानी निराला हिंदी साहित्य में नई, मित्रों नहीं है, ये नई शब्द है, मानवतावाद के प्रतिष्ठापक है। यह कथन किसका है, तो रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, छायावाद के विषय में नामवर सिंह के महत्वपूर्ण बिंदु। और यह प्रश्न भी मैंने आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों से ही लिया है कि छायावाद के विषय में नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। तो छायावाद एक प्रभावमयी काव्यधारा थी, एक ऐतिहासिक उत्थान के साथ उसका उदय हुआ और उसी के साथ उसका क्रमिक विकास तथा ह्रास हुआ। और अगले बिंदु की बात करें तो उन्होंने कहा कि छायावादी कवि ने प्रकृति के अंतःस्पंदन का सूक्ष्म अंकन किया, वृक्ष की अपेक्षा उसका ध्यान छाया की ओर था। छायावादी कवि ने चुने हुए तथ्यों को उपलक्ष्य बनाकर के अपने जीवन के अनेक सत्यों की अभिव्यंजना की है। तो इन तीनों बिंदुओं को आप अच्छे से याद रखिएगा। निराला उल्लास और विषाद के ही नहीं, संघर्ष और क्रांति के कवि भी हैं। यह कथन किसका है कि निराला उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के कवि भी हैं। यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। और मित्रों, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में लिखकर निराला को महामानव की उपाधि दी। तो मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निराला को महामानव की उपाधि किसने दी, तो रामविलास शर्मा ने। और रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी किस नाम से लिखी, तो निराला की साहित्य साधना के नाम से। कितने भागों में, तो 3 भागों में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।